तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिस्कस किया था कि इसके पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमने दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी किसी भी एक लाइन को अगर ले ली जाए और उसके किसी दो पॉइंट उस लाइन पे ले लिया जाए तो उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे थे, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते थे, या किसी भी जनरली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे थे। तो वो कैसा था कि हम लोग मानते थे कि मान लिया कि ये एक पॉइंट P हो गया और एक पॉइंट Q हो गया, या फिर एक पॉइंट A हो गया और एक पॉइंट B हो गया। AB के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसमें मान लिया कि ये कोई पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया कोई पॉइंट P। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ेंगे कि इस लाइन AB का हम पार्ट करेंगे, इस लाइन AB का हम पार्ट करेंगे और उस पार्ट AB का पार्ट करेंगे तो मान लिया कि AB के बीच में एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P क्या करेगा, दो सेक्शन में डिवाइड करेगा उस लाइन को। तो दो सेक्शन इस प्रकार से होंगे, मान लिया मैंने। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x और y है। अगर x and y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द लाइन AB। एंड आल्सो वी वर नोइंग, हम पहले भी जानते थे क्या कि इसका पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जो था वो क्या था, x1 और y1। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 एंड y2 था। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते थे अंडर रूट में। तो यानी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट तब भी x1 y1 था, x2 y2 था, सब कुछ वही है, सारा सिनेरियो वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इसमें कि पॉइंट P हम यहाँ पे लाके इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दे रहे हैं, और यही सेक्शन में डिवाइड करना सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बनेगा, तो हम पहले भी क्या करते थे कि इस पॉइंट A को x एक्सिस से जरा मिलाओ और y एक्सिस पे जब मीट कराओगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे। x एक्सिस के पहले लाइन ये हो गई। पॉइंट P से हम क्या करेंगे, इस x एक्सिस पे एक लाइन ले आएंगे और पॉइंट B से भी हम x एक्सिस पे एक लाइन ले आएंगे। तो अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये AB, इसको हम मान लेते हैं C और इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला और फिर एक ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में हमको करना क्या होगा, एक ही काम करना होगा, हमको ट्रायंगल का एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना होगा। कौन सा क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया को लगा के हम सॉल्व करेंगे इसे। अब इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, या तो फिर, ठीक है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एक पॉइंट P से y एक्सिस पे ले लें तो ये दोनों ट्रायंगल मिल जाता है। इन दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कब लगता है कि जब भी किसी भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल में क्या हो, कोई भी दो ट्रायंगल जिनका कम से कम एक लाइन, ठीक है, दोनों ट्रायंगल की एक लाइन या बेस लाइन कह दें, अगर पैरेलल हो, ठीक है, बेस लाइन अगर पैरेलल हो तो हम क्या कह देते हैं, सिमिलर है वो, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल एक जैसे, मतलब ये इसके पैरेलल अगर है तो क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। तो उस टाइप का कंडीशन यहाँ पे भी दिख रहा है कि क्या है, ये y एक्सिस है और ये भी y एक्सिस है, तो y एक्सिस दोनों के क्या है, सेम एंड पैरेलल भी है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी का कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम कुछ और कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। अगर ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं APC, तो अब यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, x है कि नहीं।
यहां से यहां तक का लेंथ, क्योंकि पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y है, इसका मतलब x एक्सिस पे लेंथ x है और y एक्सिस पे लेंथ कितनी है, y है। तो इसी प्रकार से यहां तक की लेंथ अगर हम कहें तो ये कितनी हो गई, ये हो गई y। यहां से यहां तक की लेंथ y और यहां से यहां तक की लेंथ x। ठीक है, x यहां लिखे चाहे x यहां लिखे, बात देखिए यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक पूरा y। तो अब अगर पॉइंट C का क्वाड्रेंट लिखना चाहे तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है यहां से यहां तक की x1। तो टोटल x में से x1 को निकाल दीजिए, x में से ये पॉइंट x1 को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमको क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में हमको लेंथ फाइंड करना है AC का, हम निकाल लें तो AC का लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा AC का लेंथ, लेंथ ऑफ AC। ये पूरा x हो गया और ये इतनी लेंथ क्या है, ये लेंथ है तुम्हारी x1। आई बात समझ में, ये पूरी लेंथ कितनी है, x है, ये पॉइंट कितना है, x1 कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ x1 है, बचा हुआ लेंथ क्या हो गया, x माइनस x1। इसी प्रकार से इधर की लेंथ हम फाइंड करें तो यहां तक की लेंथ ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ, अच्छा ये लेंथ क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं CDE मान लेते हैं, अगर ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाई लेंथ, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है, वाई है कि नहीं, ये पूरा का पूरा लेंथ वाई है और इसका कोऑर्डिनेट कितना, तो यहां से यहां तक का वाई एक्सिस पे लेंथ कितनी है, y1, और ये पूरा y है तो पूरे y में से ये y1 निकाल लें तो ये लेंथ कितनी जाएगी, y माइनस y1, ये लेंथ हो गई। इसी प्रकार से यहां पे निकाल लें हम, यहां पे भी हम इनकी लेंथ निकाल लें और इनकी लेंथ निकाल लें, तो यार बताओ P का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ P अगर निकालना चाहते हो तो अब बताओ यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, पूरा x2 है, देखो ये पूरा x2 है और यहां से यहां तक y2 है, तो ये पूरा लेंथ x2 हो गया। ठीक है, हमको क्या लेंथ निकालनी है यहां तक की, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, x है, तो बताओ ये बची हुई लेंथ कितनी जाएगी, x2 माइनस x, तो ये बची हुई लेंथ जितनी यहां की हुई वही यहां की भी हो जाएगी, तो ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x, सॉरी x2 माइनस x। इसी तरह बताओ ये लेंथ कितनी जाएगी, ये पूरा का पूरा y2 है, y2 में से ये y निकाल दें तो बचा हुआ लेंथ ये हो जाएगा, कितना जाएगा, y2 माइनस y, ये लेंथ हो गई यहां तक की। यानी अगर हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट पॉइंट C का क्या हो जाएगा, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे क्या हो गया, x माइनस x1 और y एक्सिस पे क्या हो गया, y एक्सिस पे क्या हो गया, y माइनस y1, ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह पॉइंट E का कोऑर्डिनेट अगर कहें तो क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस पे कितना है, x2 माइनस x1, y एक्सिस पे क्या है, y2 माइनस y, x2 माइनस x, y2 माइनस y। तो ये हमने अभी बताया कि कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अब इनका किस प्रकार से हम इस्तेमाल करेंगे, हम पॉइंट ऑफ द, ये जो पॉइंट निकाला, ये कोऑर्डिनेट निकाला, ये कोऑर्डिनेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको डिस्टेंस बेसिकली समझना था, क्योंकि हम जब भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस का रेशियो लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी क्या होती है, when two triangles are similar then their ratio of the corresponding sides are equal, यही होता है ना, तो हम वही करेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPE आर सिमिलर ट्रायंगल, है ना, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है देन बाय द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा,
AP अपॉन PB इज इक्वल टू ये वाली साइड, इस वाली साइड का रेशियो इज इक्वल टू AC अपॉन PE इज इक्वल टू PC अपॉन BE। ये समझ आया? इस साइड का रेशियो इस साइड के, इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा ये तीनों साइड है, तीनों साइड के रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एक बात यहाँ पे और समझनी है कि हमने जो लाइन AB पे पॉइंट P एक जो पॉइंट किया था, जो दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उस सेक्शन को मान लिया जाए कि वो M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M और N के रेशियो में। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लिया कि AP का लेंथ कितना हो गया? M हो गया, और PB का लेंथ कितना हो गया? N हो गया। इनकी लेंथ को M और N के रेशियो में अगर मान ले, जहां पे M और N की वैल्यू अगर क्वेश्चन देगा तो उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो let the line AB is divided into two parts such that P is a point on that line AB which divides line AB in the ratio of M and N, ठीक है। Then from triangle APC and BPE which are similar, then by the similarity criteria this now we will substitute the value। तो बताओ AP और PB का रेशियो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? AP की वैल्यू कितनी हुई? M, और PB की वैल्यू कितनी हुई? N इज इक्वल्स टू, अब AC की वैल्यू बताओ कितनी हुई? X माइनस X1। ये कोऑर्डिनेट हम कंफ्यूज ना करें तो हटा ही देते हैं, इस कोऑर्डिनेट को नहीं समझो, लेंथ लिख दिया मैंने तो सीधा लेंथ को समझो। तो बताओ AC की वैल्यू कितनी हुई? X माइनस X1, दिख रहा है क्लियर? और PE की वैल्यू कितनी हो गई? P कितना हो गया? X2 माइनस X। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई? इसके इक्वल हो गई। इसके बाद से फिर PC की वैल्यू कितनी हो गई? Y माइनस Y1। BE की वैल्यू कितनी हो गई? Y2 माइनस Y। ये हो गया। अब हम एक बार M और N के रेशियो को एक बार इसके साथ ले लेते हैं और एक बार इसके साथ। तो बताओ एक बार इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो M डिवाइड बाई N इज इक्वल्स टू X माइनस X1 X2 माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमको क्या करनी है? X की वैल्यू फाइंड करनी है। X को एक तरफ, बाकी M N के साथ X1 Y1 एक तरफ कर, X1 X2 एक तरफ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M X2 माइनस M X इज इक्वल टू N X माइनस N X1। X X को एक पास कर लो तो क्या हो जाएगा? M X प्लस N X इज इक्वल्स टू MX2 माइनस NX1, MX2 प्लस NX1। इसको इधर किया तो प्लस हो गया, इसको इधर किया तो प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गए। माइनस माइनस को आपस में क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। x कॉमन हो गया तो क्या बचा? M प्लस N इज इक्वल टू MX2 प्लस NX1, या x इज इक्वल टू क्या हो गया? MX2 प्लस NX1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया x एक्सिस का। यानी हमको क्या पता चल रहा है कि जो मैंने x और y कोऑर्डिनेट लिया था, यानी पॉइंट P का, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो x और y है उसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो गई। जहां पे M और N की वैल्यू दी रहेगी, X1 Y1 X2 Y2 की वैल्यू पता रहेगी, तो हम क्या फाइंड कर पाएंगे कि वो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P जो कि x और y है उनकी वैल्यू क्या है। और उनकी वैल्यू से अगर हमको कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको M और N की वैल्यू पता चल सकती है ना। M की लेंथ और N की लेंथ कितनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चलेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगा पाएंगे? जब हमारे पास क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स होंगे। और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये रहा। इसी प्रकार से सिमिलरली हम जब इसका रेशियो y के साथ लेंगे तो M रेशियो N इज इक्वल टू y माइनस Y1 डिवाइड बाई Y2 माइनस Y करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो y इज इक्वल टू आ जाएगा M Y2
प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो ये हो गया y का कोऑर्डिनेट्स। एनीवेयर एनी प्रॉब्लम? देखो फिर से देखते हैं एक बार। देखो हम इसके पहले जो फाइंड करते थे क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो फॉर्मूला डिराइव था वो कैसे था कि कोई एक लाइन ए बी है जो 2 पॉइंट ए और बी जिनके 2 पॉइंट्स हैं, इन्हीं ए बी की लेंथ फाइंड करनी होती थी। तो पॉइंट ए का और बी का कोऑर्डिनेट लिखते थे पहले। तो मान लिया कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x1 y1। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया, ये पॉइंटर हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे ले जाता है कि देखो x एक्सिस पे लेंथ कितनी है और y एक्सिस पे लेंथ कितनी है, वही इसका क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट, x और y बन गया, x1 y1। इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, ये x1 लेंथ हो गई, और ऊपर की लेंथ कितनी हो गई, ये y1 लेंथ हो गई। तो x1 और y1, ये x1 और ये y1 लेंथ मिलकर कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो हम मान लिए कि ये लेंथ x1 हो गई, ये लेंथ y1 हो गई, तो x1 y1। इसी प्रकार से ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x2 हो गई और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक y2 से x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इतना तो हम पहले भी करते थे। हमने एक पॉइंट P लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x और y था। ठीक है, इसके बीच में हमने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। पॉइंट P मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, जहां पे AP को हमने मान लिया कि m और PB जो हो गया n, यानी m और n के रेशियो में अगर डिवाइड कर दी जाए इसको, ठीक है, m और n के रेशियो में क्या कर दिया जाए, इस लाइन AB को अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब उससे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला बनेगा। यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट समझना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि लेंथ हो गया, एक तरह का हो गया ना लेंथ। ये x1 y1 की लेंथ मतलब क्या हो गया, x पे y पे लेंथ कितनी है। सेम सब कुछ वही हमने यहां भी किया है। अब हमको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमने क्या किया है कि पॉइंट P लिया और P के पॉइंट P से हमने x एक्सिस पे एक क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और पॉइंट B से भी x एक्सिस लाइन ड्रॉ किया। फिर y पे भी, तो ये तो लाइन सीधी गई थी, यहाँ से यहाँ तक को भी मिला दिया। ये पॉइंट ऐसे और ऐसे मिला दिया, तो क्या बन गया, 2 तरह का ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, जो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए, क्योंकि y एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ये भी और ये भी दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइन हो गई। जब भी किसी 2 ट्रायंगल के एक साइड क्या हो, पैरेलल हो अगर, तो क्या हो जाता है, वो सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ से दिख रहा है हमको, y एक्सिस भी इसके पैरेलल है, x एक्सिस इसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। 2 ट्रायंगल जो बन रहा है वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और यही सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम लगा रहे हैं बस। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, रेशियो। हाँ, हमको ये वैल्यूज चाहिए। ट्रायंगल का सिमिलरिटी लगाने के लिए हमको ट्रायंगल के साइड्स चाहिए ना। तो साइड्स कैसे होंगे, तो साइड्स वही होंगे। अब हमको निकालना है इस ट्रायंगल का ये वाला साइड AC। तो ये पूरी लेंथ क्या है, x माना है मैंने कोऑर्डिनेट। तो x में से ये पॉइंट जो x1 है, यहाँ तक की लेंथ x1 है, ये घट जाएगी तो कितना बच जाएगा, x माइनस x1। इसी तरह ये पॉइंट क्या है, y है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरी y है। y में से ये वाला पॉइंट कितना है, y1 है, तो y1 यहाँ भी होगा, y1 यहाँ भी होगा, हर जगह y1 होगा। तो ये y में से पूरा y1 निकल जाएगा, तो क्या बचा, y माइनस y1। सेम चीज यहाँ पे भी निकालना है। ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या x1 है। तो अब हमको निकालना ही है ये वाली लेंथ। तो ये पूरी लेंथ x1 है, x2 है, x2 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है। हमको यहीं तक की लेंथ चाहिए ना। तो ये पूरी लेंथ x2 में से ये x को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस x2 माइनस x हो जाएगा, पूरा x2 माइनस x। तो ये लेंथ निकल गई। इस तरह ये पूरी लेंथ कितनी है, y2 है। y2 में से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, y है, देखो। तो y2 में से y निकाल दे तो बचा हुआ लेंथ ये हो जाएगा। और वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखो सिमिलर में होगा तो क्या होगा, इसका इसके साथ, फिर ये हाइट, परपेंडिकुलर हाइट का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो, हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही तो होता है। ये एज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लो उनके परपेंडिकुलर हाइट का परपेंडिकुलर हाइट के साथ का रेशियो, बेस का बेस के साथ का रेशियो, हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के साथ का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब, जब दो राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। वही चीज है यहाँ पे, सिमिलर करके अब इंडिविजुअली हमने क्या कर लिया है, एक बार x के साथ x की वैल्यू निकाल ली, एक बार y के साथ लेके mn को y की वैल्यू निकाल ली mn के फॉर्म में। तो आ गई x और y का वैल्यू, यानी
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई क्या हो गया, पी एक्स वाई की बात करें तो ये हो गया एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एक क्वाड्रेंट हो गया, और दूसरा क्वाड्रेंट हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, एक आता है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया, जो हम m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे रेशियो क्या था, अलग अलग है, m की लेंथ अलग है, n की लेंथ अलग है। छोटा बड़ा ट्रायंगल दिख भी रहा होगा, इसलिए मैंने छोटा और बड़ा ट्रायंगल बनाया। हम एक ऐसा पॉइंट ले जो पॉइंट क्या हो, a और b के एकदम बीचों बीच में हो पॉइंट, ठीक है। बीचों बीच में होगा तो क्या हो जाएगा कि m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कि मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पे हो जाएगा m इज इक्वल टू n, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m इज टू n इक्वल टू 1:1। तब क्या हो जाएगा, तो फिर इस सेक्शन फॉर्मूले में हम देखें अगर, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है, उस x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m इक्वल टू n हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। भाई यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, हम m इक्वल टू n को m ही मान लें अगर, तो क्या हो जाएगा m x2 प्लस m x1 डिवाइडेड बाई m प्लस m y2 प्लस m y1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, m कॉमन हो गया, यहाँ पे 2m हो गया, m से m कट जाएगा, बचेगा क्या x1 प्लस x2 बाई 2, और यहाँ बचेगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो जाता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, m और n को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। बात को समझे, या तो बराबर करो, या तो m और n अगर इक्वल है, इसका मतलब उनका रेशियो भी क्या आ गया, 1 आ गया, तो m n की जगह पे 1 रख दो, खाली 1 रख दो, x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 1 प्लस 2। तो ये भी एक छाप दो, ये हो गया होगा ना इधर का। ये पॉइंट ए बी है, जो क्या हो रही है, m और n के रेशियो में डिवाइड 7 और 2 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, अब ये क्या हो गया क्वेश्चन कि ये एक लाइन ए बी है, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 और 11, -5 11। पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 और -7। एक पॉइंट क्या है ऐसा है, पॉइंट p, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमको पता नहीं है, तो x और y मान ले। हमको कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो x और y मान सकते हैं उसको। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 7 और 2 के, ये 7 के और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। है समझ में क्वेश्चन। हमको क्या करना है, x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूले में x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, बताओ जरा, जो हो गया वो क्या हो गया, m लेंगे तो x2 लेंगे, n लेंगे तो x1 लेंगे, m प्लस n करेंगे। तो m कितना है 7, x2 कितना है 4, प्लस n कितना है 2, x1 कितना है -5। अब जो जाएगा 7 प्लस 2, तो कितना जाएगा 28 - 10 डिवाइड बाई 9, 18 - 10 बाई 9, सॉरी 18 बाई 9 इज टू 2। यहाँ हो जाएगा m लेंगे तो y2 लेंगे, n लेंगे तो y1, m प्लस m कितना हो गया 7, y2 कितना हो गया -7 प्लस n कितना हो गया, और y1 कितना हो गया 11। 7 प्लस 2 9 कितना आ गया
-27 2 and -3, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y इज इक्वल टू 2 - 3। यार ये समझ आया ना? याद करने का तरीका ये देखो कि अगर m लेंगे तो x2 या y2 लेंगे, n लेंगे तो x1 या y1 लेंगे। एक पहले वाला एक लास्ट वाला। mn में जो पहले आता है उसको अगर लेंगे तो xy में जो x1 x2 में जो लास्ट आता है उसको लेंगे, इस तरह से। क्वेश्चन जरा बोलो। तो ये क्वेश्चन नंबर है 37। If in triangle ABC there is given 3 midpoints D, E, F, where D is 3,4, E is 8,9 and F is 6,7. These are the coordinates D, E, F has given, and there is asking the coordinate of the point A, B, C। यानी ए बी का मिड पॉइंट F है, तो ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 एंड y2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया x3 एंड y3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं और इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। और ये तीन मिड पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, मिड पॉइंट का कंडीशन क्या होता है? फॉर्मूला कि x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट जो हो गया, तो x1 प्लस x2/2 ऐड करें तो क्या मिलेगा? 6 होगा। यानी x1 प्लस x2 कितना हो गया? 6 2 या 12, इसको मान लेते हैं 1। इसी तरह y1 प्लस y2/2 करें अगर तो क्या मिलेगा? 7। यानी y1 प्लस y2 कितना मिल गया? 14। इसे 2 बना लेते हैं। फिर इसी तरह हम निकाले इनका मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? तो x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3 जो जाएगा वो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम 3 मान लें। इसी तरह y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, इसको 4 मान लें। अब इसी तरह x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा? x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा? 16 5। इसी तरह y1 प्लस y3 ये कितना हो जाएगा? y1 प्लस y3 कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18। ये देखो आ गए टोटल हमारे पास 6 ऐसे कंडीशंस जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 टोटल 6 वेरिएबल्स हैं और 6 इक्वेशंस हैं। हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों उतने नंबर ऑफ इक्वेशन अगर हो तो हम उन ऑल वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये जानते हो कि नहीं? लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डबल वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लो 6 वेरिएबल है तो 6 इक्वेशन दे दिया गया, ऐसा मिल गया हमको। इसमें हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इसमें? कैसे फाइंड करोगे? x1 x2 यहाँ पे है तो x2 x3 यहाँ पे है, x1 x3 यहाँ पे है, तो x1 वाले सारे टर्म को एक साथ अगर ऐड कर लो, क्या करोगे? सारे x1 वाले टर्म को। तो x1 वाले टर्म कौन कौन सा है? फर्स्ट इक्वेशन नंबर, फिर थर्ड इक्वेशन नंबर और फिफ्थ इक्वेशन नंबर। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा बेटा? तो मिलेगा तुमको 2 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो जरा। x1 और यहाँ x1 2 बार आ रहा है, x2 और यहाँ x2 2 बार, x3 और x3 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ ऐड करो 12 प्लस 6 प्लस
16 कितना हो जाएगा बच्चे? 18 और 16 34। तो बच्चे x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? 17। अब जरा यहां से देखो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 17 है, तो फ्रॉम 1 यूजिंग 1 का यूज कर लो, तो x3 कितना आ गया? अब यूजिंग 1, ठीक है, तो यूजिंग 1 तो कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 के जगह पे कितना पुट करोगे? 12। तो 12 प्लस x3 इज इक्वल टू, अगर 17 है तो x3 कितना आ गया? 5। ये आ गई x3। अब फिर यूजिंग, अब किसका यूज करोगे? यूजिंग 3 का यूज करो, तो कितना आ गया? तो 3 में यूज करोगे तो फिर x2 x3 की जब कितना रख दोगे? 6। तो x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 17, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 11। ये x1 आ गया। फिर यूजिंग 5, अब बारी बारी से जो भी ऐड किए थे सबको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। पांचवें में क्या है? फिफ्थ में x1 प्लस x3, तो कितनी वैल्यू? 16। तो 16 प्लस x2 इज इक्वल टू 17, तो x2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1। अब सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा? अब हम 2, 4 और 6 को ऐड करेंगे। x1 x2 x3 आ गया कोऑर्डिनेट। अब फिर क्या करेंगे? एडिंग 2 प्लस 4 प्लस 6 वे गेट क्या हो जाएगा? तो 2 टाइम अब इसी तरह मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, बताओ कितना होगा? बोलो जरा। 14 प्लस 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 40। तो बताओ y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा? 20। तो बताओ यूजिंग, और फिर बारी बारी सबको यूज कर लो। यूजिंग 2 यूज करोगे तो कितना हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 14, तो कितना जाएगा? y1 इज इक्वल टू 6। फिर यूजिंग 4, तो क्या हो जाएगा? 4 का यूज करने पे, सॉरी y1 नहीं y3 आएगा ना, y3 इज इक्वल टू 6। अब 4 का यूज करोगे तो 4 का यूज करने पे कितना हो जाएगा? 4 क्या है? y2 प्लस y3, तो y1 आएगा, तो y1 इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो कितना आ गया? y1 इज इक्वल टू 12। यूजिंग 6 क्या होगा बच्चे? y3 है, तो y2 प्लस y3, तो y1 आएगा ना, तो 20 माइनस 8 तो 12 हो जाएगा। प्लस 6 क्या 6 है, y3 क्या 6 है? तो y1 प्लस y3 हाँ, उस पर यूज करेंगे। तो वही तो करने जा रहे हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा? तो y2 हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू 20 माइनस 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? y2 20 माइनस 18 2 हो जाएगा। कहाँ 6 हो जा रहा है मुझे? कहाँ 6 हो रहा है? यानी क्या हो गया? तो x1 y1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? बताओ x1 कितना आया? कितना है x1? 11 कमा y1 कितना आया? 12। चलो x2 y2 बोलो कितना आया? 1 और 2 आया है y2, x3 y3 5 हाँ 5 और y3 5 6। अब अगर हम करें बात कि ये क्वाड्रेंट किसका हो गया? ए का, ये क्वाड्रेंट किसका हो गया? बी का, और ये क्वाड्रेंट हो गया सी का। तो देखो आया है, 6। यस सर, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है। तो इसमें कहा जा रहा है, कुछ लंबी स्टोरी है इसमें। देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन स्टोरी वाला ही होता है। ये पूरी की पूरी इसमें क्या है? स्टोरी है। तो इसमें देखो
बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पैरा में, ये पूरा स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देखने की जरूरत है। फिगर देखने के बाद से फिर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन को। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन करें तो क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ ऑफ, चलो ए बी का निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा ए बी? 7 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 1 स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 6। फिर ए बी के बाद बी सी, बी सी कितना आ गया? 7 - 7 का स्क्वायर, 1 - 5 का स्क्वायर, यानी √4 का स्क्वायर, यानी आ गया 4। ए बी बी सी, सी डी, सी डी का निकाल लो। 7 - 1 का स्क्वायर, 5 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, इक्वल टू आ गया 6। डी ए निकालो, तो डी ए कितना आ गया? डी ए आ गया 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या लग रहा है बताओ? ये किस तरह का साइज है, शेप है? पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है? बेसिकली रेक्टेंगल, यानी ये 6 है, ये भी 6 है, ये 4 है और ये भी 4 है। कहीं ना कहीं तो ये भी पूछ ही रहा होगा। अब रेक्टेंगल का डायगोनल भी इक्वल होता है और डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है, इक्वली करता है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा जितना होगा वो ये दोनों हाफ में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। क्लियर है इतना? वही चीजें हम अपनाएंगे यहाँ पे। बैठ जाओ यहाँ से चेयर लेके, तुम भी उसी बीच में घुस रहो, यहाँ किनारे बैठ जाओ जरा। ये ले लो ये चेयर। अब ये किस बेस का क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है ये? तो हम क्या फाइंड करते हैं? इनका मिड पॉइंट अगर निकालें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ मान लो, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 + 1/2, 5 + 1/2, यानी कितना आ गया? 8/2, 6/2, कितना आ गया? 4 और 3। और अगर ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 4 और 3 है, वो का कोऑर्डिनेट, इसका मतलब अगर BD का मिड पॉइंट करें तो भी कोऑर्डिनेट उससे आना चाहिए ना? क्या समझे? पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो पे, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी कोऑर्डिनेट वही आएगा और इससे भी कोऑर्डिनेट वही सेम आएगा। तो देख सकते हैं हम, सिमिलरली कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? BD। तो BD के लिए क्या हो जाएगा? तो 1 + 7/2 और 5 + 1/2, यानी सेम तो आ रहा है इसका भी, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 4 और 3। इसका मतलब वो का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? मिड पॉइंट हो गया। हमको कैसे पता चला कि मिड पॉइंट होगा? क्योंकि इसका शेप कैसा है, फिगर कैसा है? ये रेक्टेंगल का शेप है। तो रेक्टेंगल कैसे पता चला? अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी इसका हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या किया है? चारों का डिस्टेंस निकाला, पता चला रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, और अपोजिट साइड अगर इक्वल होगी तो इनके डायगोनल जो होंगे, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा या नहीं, तो डायगोनल जो होंगे वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। इक्वली बाइसेक्ट किए। देखो हम ये नहीं कह सकते कि रेक्टेंगल होगा, आइदर रेक्टेंगल होगा और पैरेललोग्राम होगा ये, क्योंकि एंगल तो पता नहीं हमको। अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम भी इक्वल होते हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि पैरेललोग्राम हो अगर किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम, तो उसके डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये AO इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इक्वल टू OD हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? चाहे इससे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, क्या आएगा? सेम आएगा, 4, 3। अब हम गौर करते हैं,
क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में देखो एक डायगोनल एसी का लेंथ पूछा हुआ है, तो एसी का लेंथ पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। एसी की लेंथ, लेंथ ऑफ एसी 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 46 प्लस 16, 52 अंडर 52 मीन्स 2 अंडर रूट 30, 2 अंडर रूट 13 यूनिट जो आ गई वो क्या आ गई, लेंथ हो गई इसी की। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहा था। तो पहला क्वेश्चन था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एसी एंड बीडी। तो एसी एंड बीडी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस ओ का कोऑर्डिनेट पूछा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट। तो पहला 4:3 जो हो गया, ये पहले का जवाब हो गया, ये क्या हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। एंड सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल एसी, लेंथ ऑफ डायगोनल एसी ये जो हो गया तो किसका हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया, दूसरे प्रश्न का जवाब। फाइंड द एरिया ऑफ कैंपेन बोर्ड, एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा बच्चे, तो एरिया ऑफ एबीसीडी जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो जाएगा, एडी इंटू एबी, 6 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। फिर इन द लास्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ एबी एंड एडी, एबी और एडी का रेशियो पूछा गया है। तो एबी और एडी का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एबी इज टू एडी क्या हो जाएगा, एबी और एडी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एबी का रेशियो कितना है 6, एडी का कितना है 4, तो क्या हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3:2 हो जाएगा। तो ये रेशियो वाला जो हो गया ये हो गया तुम्हारा थर्ड, और ये जो हो गया एरिया वाला जो हो गया तुम्हारा किसका जवाब हो गया, फोर्थ। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द कैंपेन बोर्ड एबीसीडी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ वाला जो होगा, फिफ्थ वाला यहां देख लो, पेरीमीटर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर रेक्टेंगल है तो 2 टाइम ऑफ l प्लस बी कर दो, यानी 6 + 4 यानी कितना हो गया 20 यूनिट। तो 20 यूनिट जो आ गया क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जवाब थे इसके। क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स का था, यानी 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो था भी उसी लायक, कोई क्वेश्चन बड़ा थोड़ी था इसमें, सारा 1-1 मार्क्स की तरह ही था। तो आ गया तो फिर नोट कर लो इसे, ये क्वेश्चन केस बेस वाले बड़े नहीं होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ऐसे मतलब बता सकते हैं डायगोनल को फाइंड करके साइड। बेटा रेक्टेंगल हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि डायगोनल दोनों का निकाल लें। डायगोनल हमने किसका निकाला, बस एसी का निकाला है, हम एसी का नहीं बीडी का भी निकाल लें डायगोनल, तो डायगोनल बीडी भी उतना ही आ जाएगा, 2√13 यूनिट ही आएगा, क्योंकि डायगोनल अगर इक्वल होगा तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, एरिया ऑफ एबीसीडी लेंथ इंटू ब्रेथ जो किए हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर मानेंगे तो उसका एरिया तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाइट तो कंफर्म नहीं है कि ये हाइट है कि नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों डायगोनल निकालना पड़ेगा। दोनों डायगोनल निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ एसी हो गया, लेंथ ऑफ एसी तरह बीडी निकाल दो, तो निकाल सकते हो। सिमिलरली लेंथ ऑफ बीडी भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बीडी भी हो जाएगा। तो इसको हम निकालने के लिए अलग से रहने देते हैं, जितना है उतने में ही संतोष कर लो तुम, वो अपने आप से कर लेना। या हम लिख देते हैं यहाँ पे सिमिलरली लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू 2√13 यूनिट बाई सॉल्विंग।
सभी एडी का रेशियो है। सब हो गया बेटा, ठीक है, रेशियो है सबसे लास्ट में।